स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की हमारी चर्चा का विषय है एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करके वन नेशन वन गैस ग्रिड की दिशा में अहम पड़ाव जोड़ दिया है। 450 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस पाइपलाइन की क्षमता हर रोज 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर गैस परिवहन करने की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है और अगले 5-6 सालों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के नेटवर्क को दोगुना कर करीब 32,000 किलोमीटर बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वन नेशन वन गैस ग्रिड योजना की घोषणा की थी। योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य पूरे देश में गैस पर एक समान टैरिफ लागू करना है। हर घर तक एलपीजी पहुंचाने में वन नेशन वन गैस ग्रिड योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण के अनुकूल और किफायती ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार वन नेशन वन गैस ग्रिड योजना पर काम कर रही है और आज की चर्चा में आज हम बात करेंगे वन नेशन वन गैस ग्रिड का ये पूरा कॉन्सेप्ट दरअसल क्या है, गैस आधारित इकोनॉमी बनाने की सरकार की कोशिश की दिशा में ये कितना बड़ा कदम है, साथ ही उद्योगों, पर्यटन और पर्यावरण के साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से वन नेशन वन गैस ग्रिड योजना कैसे मील का पत्थर साबित होगी। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो बेहद खास मेहमान आशु सिंघल है मेरे साथ, मुख्य महाप्रबंधक गेल। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं गणपति सुब्रमण्यम, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत। और चर्चा की शुरुआत आशु जी मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि गेल ही के ही देखरेख में इसका पूरा निर्माण हुआ है, जो 450 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। सबसे पहले इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही ये पाइपलाइन एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड की निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि दरअसल वन नेशन वन गैस ग्रिड का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और ये पाइपलाइन उसमें कैसे अपना अहम योगदान देगी। नमस्कार जी। ये पाइपलाइन काफी महत्वपूर्ण है देश के लिए, बिकॉज साउदर्न इंडिया स्पेशली केरला एंड कर्नाटका तक तो एक पाइपलाइन पहले डाल चुके थे, जो कि दाभोल से लेकर के बैंगलोर तक लाइन डली थी, वो भी गेल ने डाली थी। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जिससे कि गैस सप्लाई साउदर्न रीजन में पहली बार शुरू हुई थी। केरला और से लेकर के कोच्चि से लेकर मैंगलोर एंड कोच्चि से लेकर के बैंगलोर, 2 सेक्शन इस पाइपलाइन के मेन थे, जो कि 2009 में शुरू किया गया था। बट जैसा आप लोग जानते ही हैं कि काफी समय तक कुछ गतिविधियां उसमें आरओयू की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड काफी इश्यूज रहे थे, जिसकी वजह से पाइपलाइन की गतिविधि पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। बट लास्ट 4 साल में स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद से पाइपलाइन में काफी तेजी से काम चला है और अभी रिसेंटली एक लाइन कमीशन हुई है और ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने इसको देश को समर्पित किया है। तो पूरे गैस ग्रिड की अगर आप बात करते हैं तो अभी हमें 17,900 किलोमीटर पाइपलाइन ऑलरेडी देश में पड़ चुकी है, जो कि इसमें 450 किलोमीटर इस पाइपलाइन के इंक्लूड किए हुए हैं और 16,000 किलोमीटर की पाइपलाइन और जो कि अप्रूव हो चुकी है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि इसमें काम चल रहा है। उसमें से लगभग 8,000 किलोमीटर की पाइपलाइन गेल ही काम कर रहे हैं। तो ये पूरा होने के बाद लगभग 34,500 किलोमीटर की पाइपलाइन देश में पूरी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जिससे हम कह सकते हैं कि एक बेसिक खांचा जो है, जो कि देश के हर कोने में गैस पहुंच जाएगी। और गैस, जैसा आप लोग सब जानते हैं, एक बहुत क्लीन फ्यूल है, एक बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है और इस अभी सस्ता भी है एज कम्पेयर टू बाकी के जो फ्यूल्स हैं उनके कंपैरिजन। तो ये बड़ी समीक्षा थी जो हम लोग अपनी तरफ से एक छोटा कदम गेल ले रही है गैस को कोने कोने में देश के पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, तो साफ, स्वच्छ और सस्ता। मैं अगला रुख करना चाहूँगी गणपति जी आपका। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि वन नेशन वन गैस ग्रिड पर सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के नेटवर्क को दोगुना करके करीब
1000 किलोमीटर बनाने पर काम कर रही है। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का फोकस भी इस पे है, गैस बेस्ड इकोनॉमी पर सरकार इतना जोर, इतना बल क्यों दे रही है? सबसे पहले हमें समझना चाहिए 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, अभी गैस ग्रिड का जो बात कर रहे हैं, इससे पहले की क्या उन्होंने बताया, बिजली का ग्रिड, जैसे देश भर में बिजली का ग्रिड सब जगह पहुंचाना है, और ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी का ग्रिड सब जगह पहुंचाना है, पाइप से हर घर में पानी आना चाहिए। इसी तरह जो है वो चाहते हैं कि हर घर में कुकिंग गैस पाइप से पहुंचे। अभी जो है ज्यादातर क्या हो रहा है, सिलेंडर से एलपीजी गैस जा रहा है, तो पहले वो सिलेंडर में भरना पड़ेगा, फिर वो ट्रकों में कई जगह उसको ले जाना पड़ेगा, फिर घर तक आपका सिलेंडर पहुंचता है, फिर आप सिलेंडर से यूज करते हैं। उसकी बजाय पाइपलाइन से पाइप्ड कुकिंग गैस जो है वो सीधा घर पे आ जाए, तो फिर कोई सिलेंडर का झंझट है ही नहीं, कि आपका जैसा बिजली की तरह, पानी की तरह हमेशा आपको घर में गैस मिलता रहेगा, उसमें कुकिंग चलता रहेगा, कोई रुकावट नहीं होगी जी। अभी जो गैस पाइपलाइन जो लगा हुआ है केरला से कर्नाटका, इसमें बीच में कई शहर हैं, तो सिर्फ खाली इनमें 20 लाख लोगों का फायदा होगा, घर में गैस पहुंचेगा, उनको सिलेंडर लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और खास कम करके ये सोचिए, कोरोना जैसे समय में घर में कोई आएगा, सिलेंडर दे जाएगा, लोगों को बहुत डर होता है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, मास्क पहना कि नहीं पहना, ये सब घबराहट होता है। तो ऐसे समय में ये बहुत खास काम आता है, और वैसे भी बहुत काम आता है, क्योंकि एक तो पोल्यूशन को कम करता है, क्योंकि सिलेंडर को एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रकों में ले जाते हैं, फिर आगे जो है उसको 2 व्हीलर में ले जाते हैं, कई जगह साइकिल में कई तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सब अवॉइड होता है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, गैस ग्रिड बन गया, आपका घर में गैस आ जाएगा। एक तो ये पब्लिक के लिए फायदा है, दूसरा इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे अभी रिफाइनरीज है, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं जो अभी मैंगलोर में है, उनको जो है सीधा गैस यहां से मिल जाएगा, उनको जो है दूसरा कोई तरीका अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लीन फ्यूल है, इसकी वजह से जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत काम आएगा, गाड़ियों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी दिया जाएगा इसकी वजह से पोल्यूशन और कम होगी। तो हर तरफ से आप देखेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक तो पोल्यूशन कम, दूसरी तरफ से तो इकोनॉमी के लिए फायदा है, पब्लिक के लिए फायदा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का यह प्रोग्राम है कि भाई गैस ग्रिड देश भर में आना चाहिए, पूरा सब जगह, जैसा बिजली की तरह, जैसा पानी की तरह गैस जो है घर घर में पहुंचना चाहिए। जी, जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आज जब उन्होंने संबोधन दिया तो उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गैस बेस्ड इकोनॉमी के विस्तार की बेहद जरूरत है। इसे कैसे समझे हम? आत्मनिर्भर भारत एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें कि भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है जी। उसमें से एक कदम है गैस बेस्ड इकोनॉमी। गैस बेस्ड इकोनॉमी इसलिए प्रोत्साहित की जाती है बिकॉज इसके जो फायदे हैं वो सभी को पता है, फिर भी मैं कुछ फायदे गिनाना चाहता हूँ। एक तो बहुत क्लीन फ्यूल है, आप इसको, जैसे दिल्ली का एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल बहुत पहले 2000 के आसपास 1997 से 2000 के बीच में बहुत खराब स्थिति थी पॉल्यूशन की, बट सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से और सरकार की मदद से वहां पर जब सीएनजी शुरू की गई तो यहाँ पॉल्यूशन में बहुत सुधार हुआ। आज की डेट मैं खुद दिल्ली से हूँ तो हम लोग बहुत अच्छी एयर को ब्रीथ कर सकते हैं, और सीएनजी उसमें से एक मेन मुद्दा था कि क्लीन एडवांटेज जो इसके सीएनजी के होते हैं। और दूसरा, जैसा गणपति जी ने कहा कि पीएनजी जो घरों में जाकर के गैस मिलती है वो भी एक बहुत ही सहूलियत का काम है, और उससे जो एलपीजी सिटीज से रूरल एरिया में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो सिटीज से जब रूरल एरिया में एलपीजी जाती है तो गाँव में जो पेड़ और बाकी जो ईंधन यूज किया जाता है, बायोफ्यूल और जो ईंधन है, उसकी जगह एलपीजी लिखने से इसमें स्वास्थ्य में काफी प्रभाव पड़ता है लोगों के जो कि एलपीजी यूज करते हैं। अगेन वो एक क्लीन फ्यूल है और बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि एलपीजी सबको मिले। तीसरा है इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में जब गैस आती है तो एक पूरा इकोसिस्टम, एक अर्थव्यवस्था में उसका मेजर इम्पैक्ट आता है। वो खाली गैस ही नहीं पहुंचती है, उसके साथ साथ वहां पे छोटे लघु उद्योग हैं, जो छोटे छोटे कारखाने हैं, वो एक साफ फ्यूल में स्विच कर सकते हैं। और चौथा है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि
अगर हम कोची और मैंगलोर पाइपलाइन की बात करें तो इसमें पेट्रोकेमिकल प्लांट है, इसमें एक फर्टिलाइजर प्लांट है जी और इसमें बाकी की इंडस्ट्रीज और आई और पीएनजी 20-21 लाख लोगों को पीएनजी जो घरों में पाइप गैस की सुविधा मिलेगी और 10 सीजीडी मेन जीएज इससे कनेक्ट होंगे। तो ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है और हम ऐसा भी जानते हैं कि गैस जो है हमारे डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, जबकि ऑयल में लगभग 80% के आसपास इंपोर्ट किया जा रहा है। जी तो अगर हम एनर्जी टर्म्स पे भी बात करते हैं तो गैस सस्ती पड़ती है क्रूड ऑयल से। तो अगर आप इस पूरे चीजों को मिला करके देखते हैं तो एक पूरी जो गवर्नमेंट की पिक्चर है वो उभर के आती है कि आत्मनिर्भर भारत को हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न गणपति जी आपका रुख करना मैं चाहूँगी। 21वीं सदी में जो देश अपनी कनेक्टिविटी पर, क्लीन फ्यूल पर, स्वच्छ जो गैस ऊर्जा है उस पर फोकस करेगा, उस पर काम करेगा, उस पर तेज़ी से आगे बढ़ेगा, वही विकास की ओर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है। भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत ने इस दिशा में कितने कदम वो बढ़ाए और कितने पड़ाव अभी बाकी हैं? जैसे 2020 का बजट में जी ये गैस ग्रिड के लिए बहुत बड़ा अलोकेशन हुआ है। जी 27,000 करोड़ ये बजट में अलोकेट हुआ है। मतलब ये है कि खाली गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ जो है एक साल का बजट में 27,000 करोड़ अब अलोकेट हुआ है। इसलिए कि टारगेट ये बनाया अभी जो है पूरा देश में जितने फ्यूल्स हैं उसमें गैस का जो है कंट्रीब्यूशन खाली 6.2% है। इसको जो है 15% तक ले जाना है 2030 तक। इतना ले जाने में एक तो हमें फ्यूल में सेविंग होगी, दूसरी तरफ जो है हमें पोल्यूशन में कटौती होगी। तो दोनों तरफ से फायदा है, इसलिए ये काम सबसे पहले कर रहे हैं। और दूसरा, एक तो गैस का रिजर्व जो है इंडिया में अभी काफी है। अगर मान लीजिए खाली गैस हम यूज कर रहे हैं तो अभी 20-22 साल तक जो है हमारा गैस का जो अभी जो रिजर्व है, जितना अभी तक पाया गया है वो खत्म नहीं होगी। तब तक तो सोलर एनर्जी का और नए तरीके बहुत सारे आ जाएंगे। तब तक जो है वो बायोफ्यूल और बाकी चीजें जो इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट कर रही है उसकी वजह से जो है हमें हाइड्रोकार्बन पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। तो इसलिए जब तक के लिए डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इन सब चीजों की वजह से जितना गैस हम यूज कर रहे हैं उतना अच्छा होगा। और लेकिन उसके लिए गैसिफिकेशन के लिए टर्मिनल वगैरह बनाने होंगे, एलएनजी इंपोर्ट के लिए टर्मिनल बनाने होंगे। अभी जो है जो जितना गैस हमें जरूरत पड़ता है उसमें आधा इंपोर्ट होता है, आधा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। इसको जो है और विस्तार करने का सरकार कोशिश कर रही है। ये और ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि हमें भी कमिटमेंट है, पोल्यूशन कम करना है। हर साल देखते हैं कि जैसा नॉर्थ इंडिया में लोगों का पोल्यूशन बढ़ता है तो ये क्रॉप वेस्ट वगैरह जो जलाते हैं उसकी वजह से जो है लंग डिसीजेस और ब्रीदिंग डिसीजेस बहुत होते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो जैसा सिंघल साहब ने बताया, जितना हम ये नेचुरल गैस यूज करेंगे, क्लीन फ्यूल यूज करेंगे, उतना हम कम पोल्यूशन होगा। जितने कम पोल्यूट होगा उससे बहुत सारा फायदा है। जैसा प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि भाई इवन टूरिस्ट अराइवल जो है, पोल्यूशन जहां कम होता है वहां पे ज्यादा होता है। तो इस तरह का जो चीजें हमें ध्यान में रख के काम करना चाहिए। सरकार भी जो है इसी की वजह से जो है इस चीज पे इतना जोर दे के कदम उठा रही है। जैसे एक तरफ स्वच्छ भारत है, दूसरी तरफ जो है वो आत्मनिर्भर भारत है। उसकी तरह जो है ये गैस का जो है हम जितना यूज करेंगे उतना हमारा इकोनॉमी के लिए फायदा है, हमारा देश के लिए फायदा है। इसीलिए इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। अभी आने वाला बजटों में भी इसके लिए ज्यादा एलोकेशन होगा। जैसे सिंघल साहब जानते हैं, जैसे ये वाला जो पाइपलाइन है इसका जो है 3,000 करोड़ का खाली इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें 10 साल, 20 साल, 30 साल में फायदा देखिए कितना होगा। अभी देश भर में कई सारा जगह है जहां पे अभी गैस ग्रिड पहुंचाने की जरूरत है, पाइपलाइन और बिछाना है। ये सब काम जो है सरकार जो है थोड़ा अपना करेगा, थोड़ा जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ करेगा। तो आने वाला सालों में हम ये देख पाएंगे कि भाई बहुत सारा जो है जोर इसमें दिया जाएगा और गैस जो है कई जगह देश में अभी जहां पहुंचा नहीं है वहां पहुंचेगा। जी बिल्कुल। और इसी सवाल को लेकर सिंघल साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब हम क्लीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इस दिशा में भारत के अब तक के कदमों को आप कैसे देखते हैं? क्लीन फ्यूल के लिए भारत ने कई सारे कदम उठाए हैं। उसमें से गैस के अलावा जैसे जो COP21 पेरिस में एग्रीमेंट साइन हुआ था, जी उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा मेजर एक
कमिटमेंट इन भारत ने किया था जी। उसमें 175 गीगावाट की आप हमें सोलर एंड विंड और रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अपने ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कमिट किया था उस कॉन्फ्रेंस में। उसके साथ साथ हमें पेड़ और लगाने के लिए सिंक का हमने किया था और कार्बन डाइऑक्साइड की इंटेंसिटी को हमने 2005 से काफी कम करने के लिए घोषणा की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स थे जिनसे कि पॉल्यूशन लेवल कम होता है। जी। बट यही काफी नहीं है बिकॉज भारत में अभी भी कई शहर हैं जहाँ पे कि पॉल्यूशन है और उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक साथ करनी पड़ेंगी अगर हमें पॉल्यूशन को सही तरीके से हैंडल करना है। उसमें से गैस बेस्ड इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जिससे कि पॉल्यूशन खत्म काफी हद तक कंट्रोल में आता है। एक तो होता है जो लोकल पॉल्यूशन है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट होती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी आती है, उसमें भी एक गैस सहायक होती है। फिर जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में भी कहा था आज सुबह कि अगर हम जो पॉल्यूटिंग फ्यूल्स हैं उसको हटा करके गैस यूज करते हैं तो पॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड, सॉक्स और पीएम 2.5 जैसे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कम एमिट होते हैं। और उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमें दूसरे तरीके से हैंडल करना है तो लगभग लाखों या उससे भी ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे कि उतनी कार्बन डाइऑक्साइड आपको एब्जॉर्ब करनी पड़े। बिकॉज सेम ईंधन की मात्रा में जो लिक्विड फ्यूल्स एमिट करते हैं वो ज्यादा पॉल्यूटिंग चीजें एमिट करते हैं। इसीलिए देश भर में खाली भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में गैस के ऊपर काफी बड़ा बहुत महत्वता दी जाती है, साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर हम आगे फ्यूचर में देखेंगे तो कोल जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग है उस पर सबसे पहले प्रभाव आएगा, उसमें थोड़ा सा कमी आएगी कोल बेस्ड पावर जनरेशन में। फिर ऑयल जो है जो लिक्विड फ्यूल्स है उनमें थोड़ी कमी आएगी और इसकी जो भरपूर जो इसको पूरा करने के लिए गैस और रिन्यूएबल एनर्जी दो एक ऐसे ईंधन है जो कि हम भविष्य में देखते हैं एक मुख्य भूमिका निभाएंगे। जी गणपति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि सिंघल साहब ने कहा, COP21 के लिए भारत गंभीरता से है जो वो कोशिशें कर रहा है। आपको लगता है कि सरकार के जो कदम हैं वो COP21 के लक्ष्यों को पाने में भी मददगार साबित होंगे? जरूर, क्योंकि बार बार हमारा सरकार ने ये कहा है कि ये सब जितने हमने कमिटमेंट किया है उसको जरूर हम पूरा करेंगे। जैसे इंडिया आप जानते हैं अब दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी में है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इसमें भी है। अभी जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना का वजह से, जो उस समय जो परेशानियां हुई थी उस टाइम में एक चीज अच्छा देखने को मिला, इंडस्ट्रीज बंद हुए हैं, ट्रैफिक बंद हुआ है, ट्रांसपोर्ट बंद हुआ, सब कुछ हुआ है, लेकिन पोल्यूशन बहुत कम हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वापस सब कुछ नॉर्मल सी पे आ रहा है, पोल्यूशन और बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है तो लॉन्ग टर्म स्टेप्स वगैरह लेने पड़ेंगे जी। और हमने जो कमिटमेंट किया है इंटरनेशनली, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने भी बोला है कि भाई वो सब जो है कंटिन्यू हम लोग उसका जो स्टेप्स जो है, टारगेट जो है उसको फॉलो करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी वजह से जो है ये गैस ग्रिड हो या सोलर पावर हो, हर जगह जो है गवर्नमेंट जो है अपना क्लियर कमिटमेंट करे जा रहा है। जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि 2014 से पहले कितना गैस ग्रिड लगाया हुआ था, उससे जो है ज्यादा अभी काम चल रहा है। 16,000 किलोमीटर अगले 5-6 साल में कंप्लीट होगा करके बता रहे हैं कि, लेकिन ये भी काफी नहीं है, इससे भी आगे ले जाना है बाकी और चीजों में भी। जैसा अभी रिसेंटली एथेनॉल पे जो जोर दिया गया कि सिर्फ केन से नहीं बनेगा, एथेनॉल सीरियल से भी बनेगा। जो सीरियल सरप्लस होंगे वो किसानों को भी फायदा है और उसी समय जो है पोल्यूशन कम करने का भी तरीका है, इंपोर्ट कम करने का भी तरीका है। तो आत्मनिर्भर भारत, पोल्यूशन कम करना और हमारा जो ग्लोबली जो हमने कमिटमेंट किया है पोल्यूशन घटाने में, जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन होगा, इन सब चीजों को मिला के देखने से ये गैस ग्रिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हर जगह जो है बिजली ले जाना है, जितना बिजली, गैस, सोलर एनर्जी, इस तरह का जो क्लीन फ्यूल जितना यूज करेंगे उतना हमारा फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बहुत फायदा है। इसलिए हमें जरूर करना होगा और सरकार जो है इन चीज पे कंप्लीटली कमिटेड है। बिल्कुल, और हर लिहाज से अगर देखा जाए तो ये फायदे का सौदा है। मैं आना चाहूँगी
सिंघल जी, आपके पास अगर हम मौजूदा वक्त में देश की कुल ऊर्जा ज़रूरतों की बात करें तो 58% की जो पूर्ति है वो हम कोयले से और 26% पेट्रोलियम और दूसरे तरल ईंधन से करते हैं। ऊर्जा संसाधनों में प्राकृतिक गैस की महज 6% और अक्षय ऊर्जा की 2% से भी कम हिस्सेदारी है। सरकार की कोशिश है कि इसे बढ़ाया जाए और कोयले पर जो निर्भरता है उसे कम किया जाए। कितना मुमकिन होगा ये जो कोशिशें हो रही हैं, ये जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे इस लक्ष्य को पाने के लिए? जो भी अभी सरकार की योजना है वो बहुत अहम कदम उठा रहे हैं इसकी आप 6% से 15% के टारगेट के आसपास पहुंच सके। उसमें से मुख्यतः अगर हम गैस सेक्टर की बात करते हैं तो उसको 3 में विभाजित किया जाता है। एक अपस्ट्रीम सेक्टर, एक मिडस्ट्रीम सेक्टर और एक डाउनस्ट्रीम सेक्टर। तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है जहां से गैस निकाली जाती है या फिर आप दूसरे कंट्रीज से गैस को इंपोर्ट करते हैं। तो वहां पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें कि HENP करके एक पॉलिसी है जिसमें लोगों को सुविधा दी गई है कि आप कैसे उसको ब्लॉक काटेंगे और वहां पर मार्केटिंग फ्रीडम दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस सही दाम में भारत में उपलब्ध हो। मिड स्ट्रीम सेक्टर में जो हम लोग गेल भी मेजॉरिटी उसमें काम करती है, उसमें गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो एक तो होता है अवेलेबिलिटी, जो कि हम इंडिया में निकाल सकते हैं भारत में या फिर बाहर से इंपोर्ट करके ला सकते हैं। दूसरा है कि वो हर एक जगह कोने कोने में पहुंचे। जैसे गणपति जी ने बताया, पानी है, बिजली है, गैस है, ये हर जगह हर गांव में पहुंचनी चाहिए। उसके लिए 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि मेन पाइपलाइन का नेटवर्क, जो कि हम नेशनल गैस ग्रिड बोलते हैं या वन नेशन वन ग्रिड की बात करते हैं, जो 34,000 किलोमीटर हो जाएगा अब आने वाले 4-5 सालों के अंदर। और इसमें बहुत मेजर स्टेप्स लिए गए हैं लास्ट 6 साल में, और आगे हम 5 साल की अगर बात करेंगे तो वो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा होता है वो डाउनस्ट्रीम कनेक्टिविटी होती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जिसमें कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एक अहम भूमिका निभाता है। और उसमें भी 9th-10th राउंड के बाद ऑलमोस्ट 70% डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्टेड हो जाते, 70% पॉपुलेशन कनेक्टेड हो जाती है। तो उसको अगर हम मान के चलते हैं तो पूरा का पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी है अपस्ट्रीम साइड में, या इंपोर्ट की जा सकती है, और मिड स्ट्रीम में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। तो ये तीनों चीजें अगर हम इकट्ठा एक साथ देखते हैं तो वो एक अच्छी पिक्चर हमें दिखाता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि 6 से 15% तक हम लोग पहुंच सकते हैं। बट इसमें चैलेंजेस भी रहेंगे, ऐसा क्योंकि हमारी जो ऊर्जा की डिमांड है वो भारत में बढ़ती जा रही है और हर साल वो कुछ प्रतिशत बढ़ती है। तो उसको मानते हुए ये एक पॉजिटिव स्टेप है। अब कोयले को वो कितना हद तक रिप्लेस कर पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोयला एक देश के लिए इम्पोर्टेंट ईंधन है, और वो धीरे धीरे करके आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि हम कितना क्लीन फ्यूल से उस डिमांड को मीट कर पा सकते हैं और कितना हम कोल को थोड़ा बहुत उसमें रिप्लेस कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और गणपति जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। एक तरफ देश में नेचुरल गैस पर फोकस किया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार जो है वो जो दूसरे एनर्जी सोर्सेज हैं उनको भी डाइवर्सिफाई कर रही है। कितना ज़रूरी ये मानते हैं आप? और इसके अलावा जो सिंघल साहब ने कहा कि इस दिशा में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, उसको मीट करना कितना आसान या मुश्किल नज़र आ रहा है? देखिए, पॉपुलेशन की वजह से हमारा रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाता है हर साल में जी। इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए? बस ये है कि फ्यूल का कंजम्पशन कम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्लीनर फ्यूल की तरफ बढ़ना चाहिए। वही हम कर रहे हैं। जैसे कि पहले पेट्रोल डीजल था, फिर जो है ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लेके आए हैं। तो उसके बाद जो है वो गैस पावर्ड व्हीकल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा दिल्ली जैसा मेगा सिटीज में, और उसका अगला स्टेप है इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स। तो एकदम से एक स्टेप से दूसरा स्टेप से जा नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे पहले लेडेड पेट्रोल था, लेडेड डीजल था, उसको हम कम करके और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल में आए, और उसके बाद गैस पावर्ड व्हीकल्स पे आए। और नेक्स्ट स्टेप अभी आत्मनिर्भर भारत प्लान में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसका ऑलरेडी जो है सरकार ने चालू कर दिया काम कि उनको इंसेंटिव दो, उस इंसेंटिव की वजह से वो ज्यादा
अपना प्रोडक्शन को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मोड़ सकते हैं। जी। तो वो अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। जैसे कि अगर कार, मोटरसाइकिल इस तरह का जो है चीजें, फिर बड़ा गाड़ी तो इलेक्ट्रिक में चलने लगेगा, तब तो पोल्यूशन तो काफी कम होगा ना। तो इसी तरह जो है वो बाकी चीजों में भी, जैसे इंडस्ट्रीज में अभी जो कोल यूज हो रहा है उसकी जगह हम गैस लेके जाएंगे तो वहां पोल्यूशन कम होगा। और घरों में जो है वो एलपीजी की वजह से जो है वो सीएनजी ले जा रहे हैं, उसमें भी जो है वो पोल्यूशन कम होगा। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। जी। लेकिन अभी क्या है कि जो हमारा कमिटमेंट्स है, जो हमारा पॉपुलेशन की वजह से जो प्रेशर है, उसके लिए अभी विजन के साथ प्लानिंग करना पड़ेगा, नहीं है तो ये काम हो नहीं पाएगा। इसीलिए तो सरकार जो है इन सारे चीजों को लेकर के काम कर रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज गैस के संदर्भ में ये भी बताया कि ये कैसे हम एलईडी बल्ब्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे जी। नॉर्मल बल्ब की जगह एलईडी बल्ब की जाने से बिजली बचाएंगे, जी। बिजली बचाने से बिजली कम होगा तो फिर कहीं ना कहीं तो कोयला का यूसेज घटेगा। इसी तरह जो है हर एक चीज में एक एक स्टेप बाय स्टेप हर कदम में जो है हमें फायदा होता है। तो फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, यही गवर्नमेंट का प्लान है। तो आप आगे जाके देख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल में और जोर दिया जाएगा और सोलर पावर जनरेशन में जोर दिया जाएगा। इसके बीच में जो है इंटरमीडिएट स्टेप है कि गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन हो या फिर पाइप्ड गैसेस का जो है हर जगह पहुंचाने का काम हो, ये सब काम जो है वो एक इंटरमीडिएट स्टेप की तरह देखना चाहिए कि अगले 15-20 साल उस तब तक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक पावर्ड यूटिलिटीज की तरफ हम चले जाएंगे। तब जो है वो गैस को भी धीरे धीरे हम फेस आउट कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। हाइड्रोकार्बन जो है जो भी होगा क्लीन फ्यूल भी होगा, लेकिन फिर भी उसको फेस आउट करना तो जरूरी है। जी बिल्कुल, क्लीन एनर्जी और क्लीन फ्यूल की दिशा में सरकार बढ़ रही है। आप दोनों खास मेहमानों का, आशु सिंघल जी और साथ ही गणपति सुब्रमण्यम जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो सरकार का पूरा जोर गैस बेस इकॉनमी पर है। आत्मनिर्भर भारत के लिए गैस बेस इकॉनमी का विस्तार समय की मांग है और सरकार इस दिशा में जोर शोर से कदम भी बढ़ा रही है। तो आज की चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।